गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर आप लोगों तक? हाँ जी सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। एक क्लास सर हम लोगों ने कल करी थी वर्ड क्वालिटी से रिलेटेड। आज उसी को हमें बेसिकली कंटिन्यू करना है ना? करंट अफेयर्स नहीं सर, आज ये वर्ड क्वालिटी ही का क्लास होगा। ठीक है। तो जो आपका 8 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें करंट अफेयर्स भी होता है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, हम उसको भी साथ ही साथ कवर करते हैं। करंट अफेयर्स तो आपका चल ही रहा है, उसके साथ साथ जो ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर आपका डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर है बात सर? ठीक है। तो वर्ड क्वालिटी में अगर आपको याद होगा हम लोग पिछली क्लास में सर किसकी बात कर रहे थे? यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग यूनाइटेड नेशंस का सर जिक्र करके आगे बढ़ रहे थे। यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने क्या देखा था सर? यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन। तो पिछली क्लास जो लोग करके आए हैं वो जरा मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशंस डे किस दिन मनाते हैं? हाँ जी, यूएन डे किस दिन होता है? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू देयर वाज अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो उस तरह के वॉर को रोक सके, दुनिया में अमन और चैन कायम कर सके, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किया गया था। तो जरा मेरे को बताइए यूनाइटेड नेशंस डे किस दिन होता है? बिल्कुल सर, 24 अक्टूबर 1945। साजन नातुंग जी क्या हाल है? काफी टाइम बाद मैं आपको देख रहा हूँ क्लास में। हाँ जी, 24 अक्टूबर 1945 आपका यूनाइटेड नेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस में कितने प्रिंसिपल ऑर्गन हैं? यूनाइटेड नेशंस में अगर हम बात करें सर कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? बताइए जरा। हाँ जी, यूनाइटेड नेशंस में अगर हम लोग बात करें तो कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? बिल्कुल सर, यूनाइटेड नेशंस में आपका 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। 8 नहीं है, 8 कहाँ से आ गए? यूनाइटेड नेशंस में आपका 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। याद है किसी को? अभी सारे नहीं करे थे, एक बच गया था। ठीक है। जनरल असेंबली की बात कर ली थी, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर ली थी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देख लिया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देख लिया था, ट्रस्टीशिप काउंसिल देख लिया था। ठीक है। आज हम लोग सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे और उसके बाद आगे जो यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं उसके नाम पे जो फूड प्रोग्राम्स चलते हैं, फंड्स चलते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है। बट पहले मुझे ये बताइए सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में सर कितने मेंबर्स हैं? बिल्कुल सर, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में आपको कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे? यू विल फाइंड 15 मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत बढ़िया, बहुत आला। ठीक है। जिसमें से 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं और बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो हर 2 साल में इलेक्ट होकर वहां पर पहुंचते हैं।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सर, तो 5 ऑर्गन्स की हमने बात कर ली थी। जो छठा ऑर्गन है हमारा सेक्रेटेरिएट, उसकी बात कर लेते हैं। एज यूजुअल जो बाकी के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है लाइक अदर, ये भी आपका न्यूयॉर्क में मिलेगा। मैंने बताया था बस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो आपको नेदरलैंड में मिलेगा, ठीक है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो नेदरलैंड में मिलेगा, और जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज इन द न्यूयॉर्क यूएसए। कोई बात नहीं पिंकी जी, गुड इवनिंग। अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 आपका बात करे थे। आज छठा प्रिंसिपल ऑर्गन और लास्ट प्रिंसिपल ऑर्गन देखेंगे, सेक्रेटेरिएट। सिंपल सा ऑर्गन है। देखो यूनाइटेड नेशंस में जो भी ऑफिशियल वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, ब्यूरोक्रेटिक वर्क होता है, वो सारा काम कौन हैंडल करता है? सेक्रेटेरिएट हैंडल करता है, ठीक है। जैसे आप अपनी इंडियन गवर्नमेंट में भी देखोगे तो मिनिस्टर्स क्या होते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और उनके अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं सर? डिसीजन लेने का काम। बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड वर्क है, पेपर्स रेडी करना, पेपर्स को सामने लेके आना, ठीक है, ये सारा जो काम है वो किसके हाथ में है? वो सेक्रेटेरिएट के हाथ में, ठीक है। तो जो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला जो भी ऑफिशियल वर्क है वो कौन करता है? पीछे का सेक्रेटेरिएट। इसी तरह से जो यूनाइटेड नेशंस का पूरा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है, ऑफिशियल काम है, वो कौन करता है सर? सेक्रेटेरिएट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसका जो हेड होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसके हेड को कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनका जो चीफ होता है वो कौन होता है सर? आपका सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ये कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करती है जनरल असेंबली। किसकी रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इनका प्रॉपर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद आपका सेक्रेटरी जनरल बनते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए बनते हैं, और इनका टर्म रिन्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी करंट में अगर हम लोग सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये नाम पूछ लेता है। बाकी अगर आप देखोगे, मैंने किसी और जन असेंबली का प्रेसिडेंट डिस्कस नहीं किया। मैंने ये नहीं डिस्कस किया कि यूएनजीए का भी प्रेसिडेंट कौन है। हालांकि अगर आप करंट अफेयर्स वाली हमारी क्लास करोगे तो वहां मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। फ्रांसिस जो है वो आपका, उसके क्या है? डेनियल फ्रांसिस उसके प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, ठीक है। तो वो सारी चीज हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये नाम मैंने इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछता रहता है। तो अभी करंट में सेक्रेटरी जनरल यूएन के एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनका नाम पूछता रहता है, ध्यान रखिएगा। 2017 से सर ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये पोर्टुगल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल, ठीक है। तो इनका नाम ये ध्यान रखिएगा कि सर ये पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो आपका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो किस कंट्री से आते हैं सर? पोर्टुगल से आते हैं, ठीक है। इसी बात पे मेरे को पोर्टुगल की कैपिटल बताओ सर। पोर्टुगल की कैपिटल बताइए सर। ठीक है, ये पोर्टुगल की कैपिटल क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। पोर्टुगल की कैपिटल क्या मिलेगी सर आपको? पोर्टुगल की कैपिटल है लिस्बन, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई सर यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब यूएन के फंड्स एंड प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सर हम लोग यूनाइटेड नेशंस में जो प्रोग्राम्स चलते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो ये पूरा यूएन का सिस्टम है, जिसको यूएन फैमिली भी कहा जाता है, इसमें आपके यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो भी आते हैं, और इससे एफिलिएटेड कई सारे प्रोग्राम्स, फंड्स और स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, वो सब जो यूएन के ही अंडर काम करते हैं, वो सब भी इसमें कवर होते हैं, ठीक है, यूएन फैमिली में।
तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूएन के कुछ फंड्स और प्रोग्राम्स के बारे में, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ एक तरीके का फंड है। अच्छा, अब ये जो फंड्स है या प्रोग्राम है, ये आगे आप एजेंसीज पढ़ोगे तो इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दो बातें हैं। एक तो उनका फुल फॉर्म, दूसरा उनका हेडक्वार्टर। अभी लास्ट के दो जो आपका एग्जाम हुए हैं, यूडीसी वाला ले लो या एलडीसी वाला ले लो, यूडीसी बोले तो सीजीएल और एलडीसी बोले तो सीएचएसएल, ये दोनों एग्जाम में आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे दिया गया, एक स्पेशलाइज एजेंसी दे दी गई यूएन की, और उसका उन्होंने सिंपली क्या पूछा है, हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं पिछले दो एग्जाम से। ठीक है, तो आप जो भी एजेंसी पढ़ोगे, जो भी प्रोग्राम पढ़ोगे, जो भी फंड पढ़ोगे, उनकी दो बातें ध्यान रखोगे आप कि उनका हेडक्वार्टर कहां पर है और साथ ही साथ उनका क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है। ये दो मस्ट है, ये दोनों चीजें मैंडेटरी हैं। उसके अलावा हाँ ठीक है, ये तो आप फिर बाद में पढ़ ही सकते हो कि ठीक है वो कब फॉर्म हुए थे और उनका काम क्या है। ये चीजें तो सर बेसिकली हमें हमें पता होनी चाहिए कि उनका काम क्या होता है और ये कब आपका फॉर्म हुए थे। ठीक है सर। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले सर बात करेंगे यूनिसेफ की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म है सर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड। ठीक है, तो जो भी आप देखोगे इसमें यूएन वर्ड से तो कोई दिक्कत नहीं, यूएन से तो समझ जाना सर यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एंड एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर सर आपका यूनिसेफ का न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो आप हेडक्वार्टर देखोगे यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज का और या फंड्स वगैरह का, या तो आपको न्यूयॉर्क दिखेगा या आपको जेनेवा दिखेगा। ठीक है, तो अगर नहीं पता है, तुक्का लगाना हो, तो न्यूयॉर्क या जेनेवा लगा सकते हो। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये बच्चों से रिलेटेड है। इसका काम क्या है कि जो आपके बच्चे होते हैं उनको प्रिपेयर करना, ताकि वो अपनी पूरी पोटेंशियल से उनको जो भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो मिल सके। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करता है यूनिसेफ। ठीक है, आम भाषा में अगर हम बात करें, ये सर एजुकेशन का फंड है ना, इमरजेंसी फंड नहीं है सर यहाँ। ठीक है, इमरजेंसी फंड वाला जो काम है वो आईएमएफ करता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, उसमें आपको दिखेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के फंड्स के लिए। तो जो यूनिसेफ है ये एक तरीके का बच्चों की एजुकेशन के लिए ये फंड बनाया गया है। तो दुनिया भर में जहां जहां पर अगर आप देखोगे कि एजुकेशन की कमी है, तो वहां पर यूनिसेफ उनके प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है और प्रमोट भी करता है, ताकि वहां पर डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये बात हो गई यूनिसेफ की। इसी तरह से एक फंड है यूएनएफपीए, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यूएन पॉपुलेशन फंड कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आपका जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको सपोर्ट करना, ये एंश्योर करना कि एवरी बर्थ इज सेफ। ठीक है, तो जो बच्चों के जन्म के रिलेटेड आपको जो सुविधाएं देनी होती हैं वो मेंटेन करने का काम है यूएन पॉपुलेशन फंड का। ठीक है, फॉर डिलीवरिंग अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। यानी पर्पस ये है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो उनके पास सुविधाएं बेहतर रहें, ताकि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो सेफली आगे बढ़ सके। क्योंकि जो एक होता है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको घटाने का काम है इनका। क्योंकि कई बार लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज की वजह से बच्चों के पैदा होते ही डेथ हो जाती है। ठीक है, 5 साल तक के बच्चों की इंटेंसिव केयर करनी पड़ती है, ताकि उनको कोई ऐसी बीमारी ना लगे जो उन्हें परेशान, जो उन्हें उनकी जानलेवा बन जाए। ठीक है, तो छोटे बच्चों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज को देख रेख करने के लिए ये आपका यूएनएफपीए बना है। तो दो बातें ध्यान रख लेना, ऐसे रिलेट कर लो कि यूनिसेफ और यूएनएफपीए किससे रिलेटेड है? बच्चों के लिए। अगर आपसे काम काम पूछा जाए ऑर्गेनाइजेशन का, इसके चांसेस कम है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का काम पूछा जाए इसके चांसेस कम है।
आप डायरेक्ट ये याद रखो, इस तरह से यूनिसेफ और यूएनएफपीए को रिलेट करके याद रखो, इसीलिए दोनों को मैंने साथ में मेंशन किया है। यूनिसेफ और यूएनएफपीए ये दोनों बच्चों के लिए ही काम कर रही हैं, ठीक है। एक बच्चों की हेल्थ के लिए काम कर रही है और एक बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, ये बच्चों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ या यूएनएफपीए, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा सर? न्यूयॉर्क, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क। यूएनएफपी एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है? आपका यूएनएफपीए। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में हाईएस्ट हो गई, चाइना को बीट करके हम लोग इंडिया बिकेम द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो वो जो रिपोर्ट है वो कौन दे रहा है सर? यूएनएफपीए दे रहा है, ठीक है। आशा जैसे प्रोग्राम्स को यूनिसेफ सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि वो यूनिसेफ के अंडर में आते हैं। जो प्रोग्राम है वो तो भारत सरकार ही चलाएगी, ठीक है। हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है पॉलिसी वही रन करेगी, यूनिसेफ अपना सपोर्ट उसमें प्रोवाइड करता है, पैसा वगैरह उसमें आपको दे देगा, ठीक है। ये यूनिसेफ का काम है, ठीक है। चलिए, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, यूनिसेफ एंड यूएनएफपीए। इसमें कोई डाउट है सर? कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो यूनिसेफ, यूएनएफपीए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में हम लोग वैसे भी जब आप एनवायरनमेंट का डिस्कशन करोगे तो इसके बारे में जरूर से जरूर पढ़ोगे, ठीक है। यूएनईपी की हम लोग करंट अफेयर्स में जनरली बात करते रहते हैं जब भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बात निकलती है तो, ठीक है। अब देखो, ये बॉडी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसको ऐसे रिलेट करो कि भैया यूएस की प्रायोरिटी में नहीं है एनवायरनमेंट, ठीक है। यूएस की प्रायोरिटी में एनवायरनमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है। इसीलिए जो एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है ये वो यूएसए ने अपने से बहुत दूर फेंक दिया। तो वो कहाँ भेज दिया सर? केन्या में भेज दिया। केन्या की कैपिटल नैरोबी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? नैरोबी, केन्या में। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि सर ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा सेट करता है। ये बताता है कि भैया देखो, इन्वायरमेंट में लेके ये परेशानी चल रही है और इन्वायरमेंट को डील करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमारा एजेंडा होना चाहिए, ये सारा काम किसका है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है, ठीक है। आपको दो कॉन्फ्रेंसेस बहुत पढ़ाई जाती हैं जब भी आप इन्वायरमेंट की बात करो। देखो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, कभी हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। उसकी भी आपको एक लिस्ट बना के देंगे, बट अभी आपके लिए उतना काम की नहीं। जब वो एपीपीएससी लेवल की आप तैयारी करते हो वो उसमें एक काम आता है ना। तो जब एपीपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वायरमेंट के अलग से लेक्चर भी इंक्लूड करके देते हैं, तो वहां पर इन्वायरमेंट की जो बॉडीज है वो बहुत काम आती है। लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आज के टाइम में आप कन्वेंशन देखोगे, ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे, वो कहीं ना कहीं उन्हीं दो कॉन्फ्रेंस से निकली हैं। एक है सर आपका 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ठीक है। और एक है सर आपका 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुई थी। ये दोनों आप कह सकते हो पेरेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं। जो भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है वो इन्हीं दोनों कॉन्फ्रेंसेस के बाद हुआ है। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली बार इन्वायरमेंट को लेके कोई डिस्कशन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। इसी का नतीजा था, आप रिलेट कर पाओ कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया था, वो इसी का नतीजा था, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही इन्वायरमेंट के मैटर से डील करने के लिए यूएनईपी बनाई गई थी, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, उसी में ये डिसाइड हुआ था कि भैया एक इंटरनेशनल बॉडी बना लेते जो इन्वायरमेंट के मैटर से डील करेगी, तब यूएनईपी बनाई गई थी, ठीक है। और 1992 रियो समिट के बाद यूएनएफ ट्रिपल सी बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, 21, 22, अभी 26 हुई, तो ये सब कौन कराता है? यूएनएफ ट्रिपल सी कराता है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूएनईपी की। तो यूएनईपी वाज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट,
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972। ठीक है, ये एक्चुअली डेट गलत है, ये 1972 के बाद बनी है आपका यूएनईपी। इसकी इसको मैं चेंज करवा दूंगा। इसकी पब्लिकेशंस भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका बना था 1972 में, ठीक है। यूएनईपी कब बना है सर आपका? 1972 में बना। जो पब्लिकेशन है उनको भी एक बार ध्यान रख लेना, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है। मेकिंग पीस विद नेचर, एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, तो ये सब किसकी पब्लिकेशन है? यूएनईपी की पब्लिकेशन है, ठीक है। फिर बाद में आप देखोगे यूएनईपी और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो आप आगे पढ़ोगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलके ही आईपीसीसी की संरचना की। यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने 1988 में इन्हीं दोनों ने मिलके क्या बनाया? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो पैनल है ये क्या करता है? ये रिपोर्ट देता है सर, ये क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट बना के देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ गया है, तो वो किसने बनाया सर? वो आईपीसीसी ने बताया। तो शुरू में आईपीसीसी जब बातें करता था तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे। बाद में 1988 में जब इसको बनाया गया, इसने रिपोर्ट पब्लिश की और इसने बहुत ऐसे शॉकिंग बातें बोली थी जिसको सुन के लग रहा था अब तो दुनिया खत्म पे। तब जाके 1992 में आपका फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस होगी, रियो अर्थ समिट, ठीक है। 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएनईपी बना दिया, फिर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। फिर लोग सीरियसली ले नहीं रहे थे। फिर जब 1988 में आपका ये आईपीसीसी बना रहे हैं, तब इसने जो रिपोर्ट दी, तब 1992 में जो दुनिया की सरकारें उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने फिर 1992 में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, ठीक है। यूएनईपी को गवर्न कौन करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, ठीक है। एक ग्रुप है, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, वो गवर्निंग बॉडी है यूएनईपी का, उसके हिसाब से यूएनईपी काम करता है। तो दीज आर सम फैक्ट्स रिगार्डिंग यूएनईपी जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरी यह कोशिश सारी यही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज जो भी आप पढ़ो, उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हो, वो सारी चीजें एक जगह क्लब करके आपको दे दी जाए और पढ़ा दी जाए, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है ना सर, खुद से पढ़ने में भी ना चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं, याद नहीं होती हैं। एक बार आप चीजों को सुन लोगे, समझ लोगे, कनेक्ट कर लोगे, तो कंपैरेटिवली चीजें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। इसीलिए अपन क्लास ले रहे हैं, अदरवाइज ये मटेरियल के फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता था, लेकिन क्लास लेने का पर्पज यही है ताकि आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम अगर आप समझ लोगे तो याद रखने में आपको बहुत हेल्प साबित होती है, ठीक है। क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ जी। तो यूएनईपी में कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक हम लोगों ने दो फंड्स पढ़ लिए। हम लोगों ने सर यूनिसेफ की बात कर ली, यूएनएफपीए की बात कर ली, और किसकी बात कर ली? यूएनईपी की बात कर ली। यूनिसेफ, यूएनएफपीए, इन दोनों का हेडक्वार्टर सर आपको कहाँ मिलेगा? इन दोनों का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क यूएसए में। और यूएनईपी सर, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? यूएनईपी का हेडक्वार्टर मिलेगा नैरोबी केन्या में। कुछ याद ना रहे तो एटलीस्ट इतना तो याद रख लेना सर, ठीक है। कुछ याद ना रहे इतना तो याद रख लेना। हाँ, डब्ल्यूएचओ भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगली बॉडी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली बॉडी है सर आपका यूएनडीपी, ठीक है। अगली बॉडी कौन सी है आपकी? यूएनडीपी। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, अमेरिका एनवायरनमेंट से दूर रहता है, डेवलपमेंट के पास रहता है, ठीक है। तो यूएनडीपी में हेडक्वार्टर क्या मिलेगा? न्यूयॉर्क मिलेगा।
और वहीं अगर आप बात करो यूएनईपी की, तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर उन्होंने कहाँ फेंक दिया, केन्या नैरोबी में फेंक दिया, ठीक है। तो यूएनडीपी की अगर हम बात करें तो इसका पर्पज ये है डेवलपमेंट कराना, और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। ये काम किसका है, यूएनडीपी का है। तो यूएनडीपी किसके लिए बनाया गया, दुनिया भर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, खास तौर से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूएनडीपी बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, न्यूयॉर्क यूएसए। तो तीन आपने अभी चीजें पढ़ ली हैं, तीन संस्थाएं, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनडीपी, तीनों कहां पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये कहां पर है, नैरोबी केन्या में। कंफ्यूज नहीं होना सर, यूएनईपी इज डिफरेंट, यूएनडीपी इज डिफरेंट, दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज योर यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी केन्या में। इसका भी पर्पस यही है कि सर हर किसी के पास अपना एक घर हो, ठीक है, सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट, ये इसका पर्पस है, मतलब सबके अपने घर हो, ठीक है। तो ये पर्पस किसका है, यूएन हैबिटेट, मतलब सबका घर बसे। अचीवमेंट ऑफ एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, ये किसका सर पर्पस है, ये पर्पस है यूएन हैबिटेट का, इसको ध्यान रखना, ठीक है सर। एक बार चलो, इसके बाद लास्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, डब्ल्यूएफपी। ये यूएन हैबिटेट हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूएनईपी हो गया, डब्ल्यूएफपी हो गया, ये क्या है सर, प्रोग्राम्स है जो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए चलाए जा रहे हैं। जैसे डब्ल्यूएफपी, ये प्रोग्राम किसके लिए चलाया जा रहा है, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है सर दुनिया भर में फूड असिस्टेंस देने के लिए, ठीक है, यानी दुनिया भर में ऐसे देश जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए। इट इज द लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेविंग लाइव्स एंड चेंजिंग लाइव्स, डिलीवरिंग फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसीज एंड वर्किंग विद कम्युनिटीज टू इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड बिल्ड रेजिलियंस, ठीक है। फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम है, ये खाना प्रोवाइड करने का जो काम है उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली। देखो फूड से रिलेटेड अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, ठीक है, आगे आप फाओ भी पढ़ोगे, आगे आप आईएफएडी भी पढ़ोगे, तो जो भी आप फूड से रिलेटेड काम देखोगे, फूड या एग्रीकल्चर से ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड देखोगे, तो वो आपको कहाँ मिलेगी सर, रोम इटली में मिलेगी, ठीक है। जो भी आप फूड या एग्रीकल्चर से आगे आप नोटिस करना ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, वो आपको कहाँ मिलेगी, इटली में मिलेगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रखने में आसानी रहे। तो एक बार फिर से सर रिकॉल कर लेते हैं, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक सर हम लोगों ने यूनिसेफ की बात कर ली, अभी तक हम लोगों ने यूएनएफपीए की बात कर ली, अभी तक हम लोगों ने सर बात कर दी, और क्या क्या देखा था, यूएनईपी पढ़ लिया सर, यूएनडीपी पढ़ लिया, यूएन हैबिटेट पढ़ लिया, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी पढ़ लिया, ठीक है। ये सारे फूड फंड्स एंड प्रोग्राम्स अभी तक हम लोग आपका पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इनमें से मेरे को ये बताओ न्यूयॉर्क किस किस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी, इसको बोल दो ई। इसमें से न्यूयॉर्क किस किस का हेडक्वार्टर है, बताइए सर। 5 ऑर्गेनाइजेशन, 5 फंड्स एंड प्रोग्राम्स आपके सामने लिखे हैं, इनमें से न्यूयॉर्क किस किस का हेडक्वार्टर है, जरा जल्दी से मेरे को बताइए। क्लास में सर हमें याद भी करना, ठीक है, यही मैं आपको याद भी कराऊंगा, तो आंसर जरूर करें, ठीक है। एबीडी बोले तो सर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, बिल्कुल सही बात, न्यूयॉर्क। यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहां मिलेगा सर, यूएसए में मिलेगा, ठीक है, ये मत भूल जाना, न्यूयॉर्क यूएसए में।
यूएनएपी नहीं सर, यूएनडीपी बिल्कुल सर, यूएनडीपी का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है। अच्छा ये छठे वाले को बोल देंगे चलिए। अच्छा इसमें ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन सेटलमेंट की बात करती है? ठीक है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो शेल्टर प्रोवाइड करने की बात करती है या ह्यूमन सेटलमेंट प्रोवाइड करने की बात करती है? बताइए। बिल्कुल सर, यूएन हैबिटेट। ठीक है। और यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर का, या मुझे ये बताओ नैरोबी किस किस का हेडक्वार्टर है सर? नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या, तो नैरोबी किस किस का हेडक्वार्टर है सर? बिल्कुल सर, एक तो यूएनईपी की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी इन केन्या। इसी तरह से जो यूएन हैबिटेट है उसका हेडक्वार्टर है नैरोबी इन केन्या। अब लास्ट बचा है डब्ल्यूएफपी, इसका सर हेडक्वार्टर बता दो आप। डब्ल्यूएफपी बचा है, इसका हेडक्वार्टर बताइए जरा। बिल्कुल सर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? रोम, इटली। ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। तो पांच फंड, पांच इंटरनेशनल एजेंसीज के, या कह लो पांच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपको हेडक्वार्टर्स याद हो गए हैं कि नहीं हो गए? ठीक है। तो ये पांच फंड्स और प्रोग्राम्स के हेडक्वार्टर और स्पेलिंग और इनके प्रोग्राम, ये इनका पर्पस, ये याद हुआ कि नहीं हुआ सर? याद हो रहा है तो गिव मी अ थम्स अप। सॉरी ये पांच नहीं छह हैं। ठीक है। तो एक एक करके इसी तरह से वन बाय वन ना, इंडिविजुअली कर करके अगर हम इसी तरह से प्रैक्टिस कर करके याद करेंगे ना, तो सबके हेडक्वार्टर याद करा दूंगा आपको। ठीक है। बस कंसंट्रेशन मेंटेन करना क्लास में और आंसर मार्क करते रहना। ठीक है। कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना और साथ ही साथ आंसर मार्क करना। जितनी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं एक को नहीं छोड़ेंगे, सारी कवर करा देंगे क्लास ही क्लास में। ठीक है। बस शर्त यही है, अटेंड करते रहो। ठीक है। कंसंट्रेशन दिखाते रहो आप, और कमेंट में इंटरेक्ट करते रहो, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ पूछ के ही याद कराता हूँ। ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज की ट्रिक नहीं बन सकती, और जब इतने वास्ट लेवल पे चीजें चली आती तो थोड़ा बहुत ट्रिक से काम बन जाता है। हर चीज को ट्रिक पे नहीं टाल सकते। कुछ चीजों में हमें चीजें याद करनी ही पड़ती हैं, रिवीजन करना ही पड़ता है, उसी को कहते हैं हार्ड वर्क, करना ही पड़ता है सर। ठीक है। तो नहीं करोगे तो सर दिक्कत है, कर लोगे तो सर आप बाकियों से आगे निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है। जो लोग रेगुलर क्लास करते हुए आ रहे हैं, जो पिछले कई सालों से जुड़े हैं, क्योंकि इट्स बीन अ 2.5 years मैं इस तरह की क्लासेस कराते हुए आ रहा हूँ, तो जो लोग भी इस तरह की क्लासेस अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं, वो फील कर सकते होंगे कि कितना डिफरेंस वो फील करते हैं, कितना डिफरेंस उनमें आ चुका है। क्योंकि जीके वाला जो पार्ट है इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली होती है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जीके में क्या है? याद बहुत करना पड़ता है। ठीक है। तो ये क्लास का पर्पज ही यही है, जहां पर सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा वो चीज आपके लिए आसान कर दी जाए। ठीक है। समझ समझ के क्लास में ही हम रट्टा भी मार लेते हैं। ठीक है। यही पर्पज है क्लास का। चलिए, तो ये तो बात हो गई सर आपका फंड्स एंड प्रोग्राम्स की। अब बात आती है यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसीज की। तो ये स्पेशलाइज एजेंसीज क्या है?
ये सर काम तो यूएन के साथ करती है, बट दीज आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड वॉर वन से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। हमने बात करी थी ना कि सर सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो आईटीयू बनी थी। इवन इसका पहले नाम था आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। बाद में इसका नाम बदल के हो गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है। दिल्ली का कैपिटल इंडिया कौन सा मूवी में बोला था? बोला होगा किसी ने। इससे क्या लेना देना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आ रहा है ना। दिल्ली का कैपिटल इंडिया हो गया होगा किसी का टंग ऑफ स्लिप, सॉरी स्लिप ऑफ टंग है, हो जाता है लोगों से। ठीक है, तो आईटीयू भी आपका यूएन के बनने से पहले बनी थी, अब इसका पार्ट है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के बनने से पहले बनी थी, अब इसका पार्ट है। तो यानी जो यूएन के बनने से पहले भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो भी आपका यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी का आज पार्ट। ठीक है, तो यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी बनाने के जो प्रोविजन है वो यूएन चार्टर के आर्टिकल 57 और 63 में मिलता है ना। तो इनको इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कभी पूछ सकते हैं माइंड में भी, तो इसलिए बता दिया। चलो, अब आ जाते हैं सर एजेंसी पे, वन बाय वन जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं हम उनकी बात करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ फाओ। देखो फाओ, वही मैंने क्या कहा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाने की बात हो रही है सर, किधर चले आओगे, रूम। ठीक है, इटली। तो खाने की बात हो रही है तो किधर चले आओगे, इटली। तो फाओ का पर्पज यही है कि हंगर से लड़ना, टू फाइट हंगर। इनका पर्पज ये है दुनिया भर में कहीं भी खाने की कमी ना हो पाए, तो उसको इंश्योर करना, ये काम किसका है, फाओ का। ठीक है, ये आपका 1945 में फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज आपका आईएलओ। आईएलओ बोले तो सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो, अब पहली आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन दिख रही होगी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। लेकिन बिलीव मी, ये पहली नहीं है, ये फर्स्ट, ये लास्ट नहीं है। पहली है लेकिन ये लास्ट नहीं है। अभी बहुत सारी आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी जिनका हेडक्वार्टर आप देखोगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कई लोगों को इवन यहां तक लगने लगता है कि जेनेवा इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। ऐसा नहीं है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल इज बर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है सर, बर्न है, जेनेवा नहीं है। जेनेवा इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। जस्ट लाइक इंडिया में कई लोगों को इंडिया की कैपिटल मुंबई लगती है, बट इट्स नॉट मुंबई, इट्स दिल्ली। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका जब लीग ऑफ नेशंस बना था तब की है, 1919 में बनी थी। इसका पर्पस ये है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड वो बना देना, कैटेगरीज बना देना, कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना देना कि भाई दुनिया भर में जो भी लेबर होगी उसको मिनिमम इतने राइट्स मिलेंगे। ठीक है, दुनिया भर में जो भी लेबर काम करती है वो लेबर के राइट्स फिक्स करने के लिए ये आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके बनने का रीजन सर मेन वही रहा था इसके पीछे कि आप देखोगे कि कॉलोनाइजेशन के टाइम पे स्लेवरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ये जो यूरोपियंस थे, ये इंडिया से या अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को एज ए स्लेव बना के अपनी कंट्री में ले जाके उनसे स्लेवरी करवाते थे, एग्रीकल्चर वगैरह करवाते थे। ठीक है, तो इसी का नतीजा था कि आगे चल के जब इंटरनेशनल लेवल पे डील किया गया तो ये सोचा गया कि भैया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो ये स्लेव हैं, ये जो यूरोपियंस लेके जा रहे हैं, तो ये इनको कोई भी राइट्स नहीं देते। तो ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाई गई ताकि सारी कंट्रीज उन्हें फॉलो करें, और जो भी आपके ये लेबर ये लोग लेके जा रहे हैं उन लेबर को भी उनके राइट्स प्रोवाइड करें। ठीक है, तो लेबर को उनको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये पहले लीग ऑफ नेशन की एजेंसीज थी। बाद में फिर आपका जब यूनाइटेड नेशंस बनी तो ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी बन गई। ठीक है, चलिए सर,
तो इनके 9 इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन हैं, 10 रिकमेंडेशन है, जो किससे डील करते हैं कि इंडस्ट्री में वर्क आवर्स कितने होने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, मैटरनिटी प्रोटेक्शन से बात करते हैं, विमेन के नाइट वर्क से रिलेटेड बात करते हैं, मिनिमम एज लेबर करने की कितनी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, यंग पर्सन के लिए नाइट वर्क कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो ये सारी बातों को उन्होंने अपनी कन्वेंशंस में उतार रखा है, उससे रिलेटेड सारी बातें इनकी कन्वेंशंस में लिखी हुई हैं, जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किए थे 1922 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेशलाइज एजेंसीज में सर हमने दो की बात कर ली, फाओ और आईएलओ। तो फाओ का सर हेडक्वार्टर कहाँ था? फाओ का हेडक्वार्टर था सर आपका इटली, रोम। इसी तरह से अगर हम बात करें आईएलओ, तो सर आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ था? आईएलओ का हेडक्वार्टर है सर आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसी बात पर मेरे को बताइए यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? ठीक है, नया पढ़ लिया तो ये नहीं, पुराना भूल जाएंगे। यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा सर? यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा है सर आपने? बिल्कुल सर, यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या। चलिए सर, ठीक है। तो फाओ एंड आईएलओ के बाद आगे बढ़ते हैं सर हम आईएफएडी। आईएफएडी इज द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये एक तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करती है। ये आपका 1977 में जाके बनेगी। इसका पर्पस यही था कि रूरल पॉपुलेशन से पॉवर्टी कम करनी है, डेवलपिंग कंट्रीज में हंगर और माल न्यूट्रिशन पे काम करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है, ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है। इसके लिए आईएफएडी क्रिएट किया गया था। ये एक तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर के वर्क के लिए फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये भी आपका यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। अब देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा? रोम, इटली। ठीक है, आईएफएडी का भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? रोम, इटली। इन द सेम मैनर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगी, आईसीएओ। आईसीएओ बोले तो सर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो हर कंट्री की अपनी एक सिविल एविएशन अथॉरिटी होती है जो उस कंट्री का सिविल एविएशन मेंटेन करती है, लेकिन हर कंट्री की सिविल एविएशन अथॉरिटी का आपस में कोऑर्डिनेशन होना सर जरूरी है। क्योंकि यहाँ से कोई फ्लाइट जाएगी, मान लो बांग्लादेश जा रही है, ठीक है, तो बांग्लादेश को कैसे पता चलेगा कि इंडिया से फ्लाइट आ रही है, और यहाँ से जो फ्लाइट आ रही है उसको किस तरह से रिसीव किया जाएगा, उसके जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन बनाएगा? एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएगी। क्योंकि सर हमारी कंट्री हमारे लॉज, दूसरी कंट्री दूसरे लॉज, लेकिन ऐसी कोई फ्लाइट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है, तो ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन की दिक्कत की वजह से वो फ्लाइट अटक जाए। तो वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम आईसीएओ करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपका कौन बनाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं हर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन डेट यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है, तो आप उसको पढ़ के चेक कर सकते हो कि क्या वो यूएन के बनने से पहले का था कि बाद में था। फॉर एग्जांपल आईसीएओ 1947, यूएन बना 1945, ऑब्वियसली बात है यूएन के बनने के बाद आया। आईएफएटी आईएफएडी 1977, ऑब्वियसली बात है कि यूएन के बाद आया होगा। आईएलओ 1919, यूएनए से पहले, इवन ये लिखा है एज एन एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। फाओ 1945, ठीक है, यूएन के टाइम पे ही बना आपका।
तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हेड आपका वो लिखा है टाइम एंड ड्यूरेशन, उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि यूएन से पहले का है कि यूएन के बाद का है। ठीक है, चलो, तो दैट इज अबाउट आईएफएडी एंड आईसीएओ। तो सर चार ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे स्पेशलाइज एजेंसीज में चार ऑर्गेनाइजेशन कर ली सर, कौन कौन सी कर ली हैं? एक तो फाओ की बात कर ली, और फूड से रिलेटेड आईएफएडी की बात कर ली, आईएलओ की बात कर ली, आईसीएओ की बात कर ली। ठीक है, इन द सेम मैनर छह हम लोगों ने फंड्स और प्रोग्राम की बात करी थी, यूनिसेफ की बात कर ली, यूएनएफपीए की बात कर ली। ठीक है, फिर उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर ली, यूएन हैबिटेट की बात कर ली। ठीक है, यूएनईपी की बात कर ली, और यूएनडीपी की बात कर ली। ठीक है, तो ये छह प्रोग्राम्स की बात कर ली, फंड्स एंड प्रोग्राम, और ये चार स्पेशलाइज एजेंसी। अभी तक हम इतना करके आ चुके हैं। ठीक है सर, चलिए, तो यहाँ पर मेरे को बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, बाकी इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, और जिनको डाउट नहीं है वो मुझे आंसर दें कि सर आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर था। हाँ, जिनको डाउट नहीं है वो मेरे को बताएं आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर। ऑल राइट सर, बिल्कुल सही बात, आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, मैंने शायद आईसीएओ का नहीं बताया ना आपको हेडक्वार्टर। हाँ, आईसीएओ, देखो सी से याद रखना, सी से सिविल, सी से कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मॉन्ट्रियल कनाडा। अच्छा, इसी बात पे कनाडा की कैपिटल हो जाए सर। अभी काफी तल्खियां आ गई थी इंडिया कनाडा के रिलेशंस में। ठीक है, तो उस पे भी एक नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई गई है, उसको जाके आप देख लेना। तो अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल्स के लिए, है ना, जो भी क्लासेस हो रही हैं, जो भी अपडेट्स हो रही हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को सिर्फ कैटरीना कैफ का चैनल मिल रहा है, उसके बियॉन्ड भी जाके देखोगे तो सब मिल जाएगा, सर्च करने पे सब मिलता है ना। बिल्कुल सर, कनाडा की कैपिटल कहाँ है सर? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ओटावा, ठीक है, ओटावा कनाडा की कैपिटल। चलो सर, इसी बात पे मेरे को बताओ, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? WFP का सर हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ जी सर, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिल्कुल सर, देखो खाने से रिलेटेड जहां भी लिखे रोम चले आना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रोम, एंड रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। ठीक है, रोम रोम से समझ जाना। चलिए जी, यूएन हैबिटेट और यूएनईपी इनका सेम हेडक्वार्टर है, क्या था सर? यूएन हैबिटेट और यूएनईपी इनका सेम हेडक्वार्टर है, क्या था सर वो? यूएन हैबिटेट और यूएनईपी इनका सेम हेडक्वार्टर था, बताइए सर, बताइए जरा।
बिल्कुल, यूएन हैबिटेट और यूएनईपी इन दोनों का हेडक्वार्टर क्या है सर? नैरोबी, केन्या। तो यूएन हैबिटेट, यूएनईपी दोनों का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। बाकी बचा यूनिसेफ, यूएनएफपीए और यूएनडीपी, इन तीनों का हेडक्वार्टर क्या है सर? बाकी बचा यूनिसेफ, यूएनएफपीए और तीसरा क्या है? यूएनडीपी, इन तीनों का हेडक्वार्टर क्या है? यूएन, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनडीपी, इन तीनों का सर हेडक्वार्टर क्या है? बिल्कुल सर, इनका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क, यूएसए। यूएनएफपीए न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, यूएनडीपी न्यूयॉर्क, यूएसए। यूनिसेफ क्यों बना? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, बच्चों की पढ़ाई के लिए बना। यूएनएफपी, यूएन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, ये बच्चों की हेल्थ के लिए बना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, खाने के लिए बना। हैबिटेट, शेल्टर देने के लिए बना। यूएनईपी, एनवायरमेंट के लिए बना। यूएनडीपी, डेवलपमेंट के लिए बना। ठीक है, लीज डेवलपमेंट कंट्रीज की मदद के लिए बना। फाओ, एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए बना। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है? एग्रीकल्चर डेवलप करना। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर राइट्स के लिए बना। आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका पर्पस डिस्कस कर रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म देख रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर देख रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। स्टिल आपको उन सब की स्टैब्लिशमेंट डेट भी वगैरह दे दी गई है, बट वो रेयरली पूछेगा। मेन अगर वो सवाल अगर बनाते हैं, ज्यादातर वो किस पे बनाते हैं? हेडक्वार्टर्स पे बनाते हैं सर। ठीक है, जैसे फाओ का हेडक्वार्टर पूछा था अभी एलडीसी में, सीएचएसएल में फाओ का हेडक्वार्टर पूछा था। इससे पिछला जो सीजीएल यूडीसी का एग्जाम आप उठा लो, उसमें डब्ल्यूएचओ का आई थिंक हेडक्वार्टर पूछा है। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर ज्यादातर पूछते हैं, उनपे ज्यादा नजर आप बना के रखिएगा। और क्लास का पर्पस यही है कि आपको क्लास ही के क्लास में जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में एक क्लैरिटी दे दी जाए, और साथ ही साथ उनके हेडक्वार्टर्स भी क्लास के क्लास में आपको याद करा दी जाए। ठीक है सर, तो यहाँ तक अगर आपको चीजें याद हो रही हैं तो लाइक कर दीजिए। यहाँ तक लग रहा है हाँ सर क्लास करके कुछ सीख के जा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है, तो लाइक कर दीजिए, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 6 फंड्स प्रोग्राम्स पढ़े, और ये 4 इंटरनेशनल ये स्पेशलाइज एजेंसीज पढ़ी यूएन की। इसके आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, आगे की ऑर्गेनाइजेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यूएन की एजेंसीज खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ यूएन की बात नहीं कर रहे हैं, आप टॉपिक का नाम ही हमने दिया वर्ल्ड पॉलिटी, तो उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम हो रहा है हम उसकी बात करेंगे सर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो आसियान जैसे ग्रुपिंग्स हैं, G20 जैसे ग्रुपिंग्स हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि आपको एक जगह सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है सर, चलिए फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। बाकी पीडीएफ अभी बन रही है, जब बन जाएगी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। अपना जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप चैनल है उस पर मिल जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना, तो वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी अपडेट होता रहेगा उस चैनल पे आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।